मैं इसका सिर्फ हिंट दे रहा हूं। ये आपके पास स्लैब है, पहले तो कहता है टेबल पे रखिए। यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, इसकी थिकनेस कितनी दी हुई है? 15 सेंटीमीटर। और आप यहां से देख रहे हो टॉप से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 है। ठीक है, टॉप से देख रहे हो, ऑब्जर्वर यहाँ है 50 सेंटीमीटर हाइट पे। आपने शिफ्ट निकालनी है, आपने शिफ्ट के लिए फॉर्मूला T/1 - 1/μ यूज कर लिया। ठीक है, ऑब्जर्वर जहां मर्जी हो उसका तो डिस्टेंस का फर्क पड़ता ही नहीं फॉर्मूला में। अगर आप ग्लास स्लैब ऊपर हवा में ले जाते हैं तो सिचुएशन ये हो जाएगी। अब ऑब्जर्वर यहाँ है, ये तुम्हारे पास 15 सेंटीमीटर हो गए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया है। अब ये कुछ डिस्टेंस होगा और इवन ये भी कुछ डिस्टेंस होगा, लेकिन आप देखिए यहाँ भी एयर है और यहाँ भी एयर है। तो जब आप शिफ्ट के लिए फार्मूला यूज करते हो तो फार्मूला वो कंपोजिट स्लैब्स वाला होगा, इतना हिस्सा मैं एक स्लैब ले सकता हूँ, एयर की स्लैब। तो इसमें मैं अगर इसकी थिकनेस को T1 कहूँ तो T1 × 1 - 1 एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 नहीं है, प्लस दूसरे के लिए T2 × 1 - 1/μ ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू एयर। सिर्फ इसी के कारण शिफ्ट आएगी, इसके कारण आने वाली शिफ्ट तो जीरो हो जाएगी। तो इसलिए हम उसको कहते हैं दैट आंसर डज नॉट डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ द स्लैब। ठीक है, ओके, पता चला ना? तो देखिए 37वां क्वेश्चन आपने होमवर्क में करना है, 38 हम कर रहे हैं। स्टेटमेंट पढ़ लीजिए 38 क्वेश्चन की। एज पर द क्वेश्चन, a small object is placed at the center of the bottom of a cylindrical vessel of radius 3 centimeter and height 4 centimeter completely filled with water. पहले स्ट्रक्चर डायग्राम बना लीजिए। Consider the ray leaving the vessel through a corner. Suppose this ray and the ray along the axis of the vessel are used to trace the image. Find the apparent depth of the image and the ratio of real depth to apparent depth under the assumption taken. Refractive index of water is 4/3. क्वेश्चन जो गिवन है उसके हिसाब से डायग्राम बनाते हैं पहले। उसने कहा स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ बॉटम ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर। तो मैं सिलेंड्रिकल वेसल जो है वो बनाना चाह रहा हूं। इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है और हाइट 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है, ऊपर तक पानी। पानी ज्यादा डेंस नहीं बना रहा हूं वरना मेरे को रे डायग्राम तुम्हें देखने में दिक्कत आएगी। टोटल वाटर कहता है कंसीडर द रे लीविंग द वेसल थ्रू कॉर्नर
वो रे कंसीडर करें जो कॉर्नर से लीव हो रही है। सपोज दिस रे एंड द रे अलोंग द एक्सिस ऑफ द वेसल आर यूज्ड इन ट्रेसिंग द इमेज। तो जो एक्सिस के अलोंग रे जा रही है, ठीक है, ऑब्जेक्ट सेंटर पे रखा था ना, और जो रे कॉर्नर से लीव हो रही है, तो कॉर्नर पे रे जानी है, वो जानी तो ऐसे, now denser to rarer it will bend away from the normal, ऐसे बेंड हो जाएगा। आपको यहां से इमेज आती नजर आ, इमेज यहां नजर आती, ये है ना, एग्रीड। It says find apparent depth of image and ratio of real depth to apparent depth under the assumption। अब ये ना स्मॉल तो नहीं है कुछ भी ना, तो स्मॉल एंगल वाला तो काम करे ना इसमें। स्मॉल एंगल जो फॉर्मूला डेवलप किया था उसमें एंगल स्मॉल लिए थे, स्मॉल लेने के कारण जहां tan r था वहां उसको sin r लिख दिया था, यहाँ ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। बट ये फॉर श्योर है कि 4 सेंटीमीटर तुम्हारा रियल डेप्थ है, और अगर मैं इस पॉइंट को कुछ से ए बोल देता हूं, तो ए आई जो है ये तुम्हारा अपरेंट डेप्थ है, ठीक है। यूज तो दो ही चीजें होनी है, एक ज्योमेट्री और एक स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ अगर मैं यूज करता हूं तो यूज करने के लिए मेरे को एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन चाहिए, यहां यूज कर रहा हूं, ठीक है। ये वाला एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा और ये वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल तो इंटरफेस पे यही है ना। अब ये एक्सिस और ये पैरेलल है, तो ये वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये वाला एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये भी हमें नजर आ रहा है। लगभग ऐसे ही प्रूफ के स्टेप्स किए थे हमने, बस मैं डायरेक्ट रिजल्ट नहीं लगा पा रहा हूं क्योंकि अब यहाँ एंगल छोटे नहीं है। तो हमारे पास स्नेल्स लॉ कहता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, न्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 लास्ट टाइम में लिखा हुआ है इनटू साइन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 इनटू साइन ऑफ आई, ठीक है। आई कितना है, साइन आई, ऑपोजिट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट साइड 3 सेंटीमीटर है और हाइपोटेन्यूज हमारा ये 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इंटू करेंगे 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं 4/3 इंटू 3/5, तो साइन आर इज इक्वल टू 4/5। ये 4, 5 और 3 तो बड़े स्मार्ट सा ट्रायंगल है, ये अगर 37 हो तो ये 3 होता है, ये 4 होता है, 5 होता है, तो साइन आर अगर 4/5 है तो ये वाला एंगल आर है और ये 53 डिग्री होगा, ठीक है। तो क्या साइन आर 4/5 आ गया। अब मेरे को रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ के लिए मैं tan r लिख सकता हूं। tan r क्या होगा, opposite side is 3 सेंटीमीटर ओवर बेस इज अपरेंट डेप्थ, इसी ट्रायंगल से tan r निकाल लीजिए, tan r क्या होगा 4/3, तो मैं इसको लिख रहा हूं 4/3 इज इक्वल टू 3 बाय अपरेंट डेप्थ। अपरेंट डेप्थ कितना हो जाएगा 9/4, ठीक है, सेंटीमीटर। उसने रेशियो ऑफ रियल डेप्थ टू अपरेंट डेप्थ पूछी है, तो रेशियो ऑफ रियल डेप्थ टू अपरेंट डेप्थ, वो म्यू नहीं बनेगी, real depth was 4, apparent depth is 9/4, 16/9, this comes out to be 1.77।
So here we have not been able to use standard formula. The reason the standard formula was for a near normal incidence. ये नियर नॉर्मल इंसिडेंस है ही नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, शिफ्ट ड्यू टू अ ग्लास स्लैब। यहां मुझे सिर्फ रिजल्ट देना है, नो प्रूफ। एक्चुअली यहाँ 2 बार रिफ्रैक्शन होनी है फ्रॉम प्लेन सरफेस। बात को समझाने के लिए थोड़ा सा डिस्कशन दे रहा हूं, बट टेक अवे ऑफ द टॉपिक इज ओनली रिजल्ट। You can see in the diagram, यहां मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट से रेज गई, ये रेयर है, ये डेंसर है, ये स्लैब है ना, तो रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड फिर डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एज यू नो दिस emergent ray has to be parallel to the incident ray। देखिए हमने एक डॉटेड लाइन बनाई है और वो इंसिडेंट रे जो ओ से आ रही है उसके पैरेलल, ठीक है, ओके। आप ये बात देखिए, जो ओ से ऑब्जेक्ट से रे निकली वो यहां बेंड हुई, वो यहां बेंड हुई, तो अगले इंटरफेस को रे ओ से आती नजर नहीं आ रही, वो उसको आई से आती नजर आ रही। तो इस इंटरफेस के लिए ऑब्जेक्ट अगर वो है तो इस इंटरफेस के लिए ऑब्जेक्ट जो है वो I1 है, I1 है, इंसिडेंट रेज I1 से आती नजर आएंगी, ठीक है ना। और फाइनल रिफ्रैक्शन में आपका जो है फाइनल इमेज जो है आई यहां बना, ठीक है। आपने ऑब्जेक्ट ओ पे रखा है, जो पहला प्लेन CD है वो इमेज I1 पे बनाता है, वर्चुअल इमेज बनती है। दिस वर्चुअल इमेज एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट फॉर नेक्स्ट इंटरफेस EF, ठीक है। जो कि फाइनल इमेज आई पे बनाता है। हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ओवरऑल स्ट्रक्चर में पहली रिफ्रैक्शन CD पे हुई, दूसरी रिफ्रैक्शन OF पे हुई, ओवरऑल स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट शिफ्ट होके आई तक पहुंच गया, ओ शिफ्ट होके आई तक पहुंच गया, वो कहां शिफ्ट होके आई तक पहुंच गया, OI। OI जो है दिस इज शिफ्ट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में शिफ्ट है OI, समझ रहे हो। इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में शिफ्ट है, और ये शिफ्ट हमेशा थिकनेस ऑफ द स्लैब इनटू 1 - 1 बाय म्यू होगा। आप देखिए पहले वो एक बार पीछे भी गया है, ऑपोजिट डायरेक्शन में भी शिफ्ट हुआ है, I1 तक गया, फिर I1 से टोटल ग्लास स्लैब का शिफ्ट हमेशा इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में रहेगा। टोटल ग्लास स्लैब का जो टोटल शिफ्ट है, इंसिडेंट रे तुम्हारी लेफ्ट टू राइट जा रही है ना, तो स्लैब एज ए सिंगल स्ट्रक्चर दोनों रिफ्रैक्शन मिला के जो शिफ्ट आएगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आएगा, ठीक है। और कितना आएगा, वो T इंटू थिकनेस ऑफ द स्लैब इंटू 1 - 1 बाय म्यू जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ऑफ द स्लैब विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। प्रूफ करने की मुझे जरूरत नहीं है। हाँ, साथ में आप ये देखिए, ये दूसरी डायग्राम होगी, यहां से रेस आ रही थी, अगर स्लैब ना होती तो ओ पे इमेज बनती, ओ पे इंटरसेक्ट होती रेस, एक रे सपोज यहां से आ रही थी और एक रे इधर से आ रही थी, ओ पे इंटरसेक्ट होती। ग्लास स्लैब की प्रेजेंस के कारण दोनों सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन हुई उसके बाद
जो फाइनल इमेज है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे शिफ्ट कर जाएगी। अब इंसिडेंट रे लेफ्ट टू राइट है, तो देखिए यहां पे फाइनल इमेज स्लैब से अवे चलेगी क्योंकि उसे लेफ्ट टू राइट ही शिफ्ट हो। पिछले केस में वो स्लैब के पास आई थी, ठीक है। आपको ये नहीं याद रखना कि भाई इमेज स्लैब के पास आ रही है कि स्लैब से दूर। आपको याद रखना है जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे आ रही है शिफ्ट उसी डायरेक्शन में। इंसिडेंट रे लेफ्ट टू राइट आ रही है तो ऑब्जेक्ट जहां है वहां से राइट डायरेक्शन में t इंटू 1 माइनस 1/2 शिफ्ट होता है। दैट्स इट, ठीक है। ओके, याद रहेगा, नोट कर लीजिए रिजल्ट को। प्लीज सब बच्चे नोट कर लीजिए। ठीक है, प्रूफ हमें करना नहीं है, सो वी आर लीविंग दैट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।